वेलकम टू दिस क्लास एंड वेलकम टू अपना सपना जेआरएफ। आज की क्लास में हम डिस्कस करने वाले हैं PYQs फॉर CSIR नेट लाइफ साइंस। पेपर है अपना नहीं यूनिट है अपनी इकोलॉजी और पेपर है जून 2023 शिफ्ट 2 और शिफ्ट 2 के भी पार्ट सी के क्वेश्चन को हम डिस्कस करने वाले हैं। इसी पेपर में इस यूनिट से जो पार्ट बी के क्वेश्चन आए हैं वो लास्ट क्लास में हमने डिस्कस कर लिए हैं। मैं उम्मीद करती हूँ आपने वो क्लास देख ली होगी। आज हम पार्ट सी के क्वेश्चन को डिस्कस करने वाले हैं। चलिए तो फिर क्लास को स्टार्ट करते हैं और देखते हैं अपना पहला क्वेश्चन कौन सा है। आज की क्लास का हमारा सबसे पहला क्वेश्चन की आईडी है 623 और यहाँ आपको कॉलम एक्स में टाइप ऑफ प्लांट दिया है, कॉलम वाई में उनकी कैरेक्टरिस्टिक्स फीचर दिए हैं। आपको मैच करके बताना है कौन सी बात सही है। तो देखिए सबसे पहले मैं पढ़ना चाहूंगी अबाउट द फिनेरोगेम्स। फिनेरोगेम्स क्या होते हैं? ऐसे प्लांट्स जिनके पास फ्लावर प्रेजेंट होते हैं या फिर ऐसा बोल सकते हैं कि जो सीड को प्रोड्यूस करते हैं। यानी फिनेरोगेम्स ऐसे प्लांट का ग्रुप होगा जिनके पास वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती हैं फॉर द सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो देखिए यहाँ पर रिप्रोडक्टिव थ्रू वेल डेवलप्ड सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स, यानी कि वो रिप्रोडक्शन करेंगे एक वेल डेवलप्ड सेक्सुअली स्ट्रक्चर से। हालांकि फिनेरोगेम्स में कौन कौन आता है? फिनेरोगेम्स में जिम्नोस्पर्म आते हैं और एंजियोस्पर्म आते हैं। जिम्नोस्पर्म एंजियोस्पर्म दोनों ही सीड का प्रोडक्शन करते हैं। हालांकि जिम्नोस्पर्म में नेक्ड सीड होते हैं और एंजियोस्पर्म में कवर्ड विद ओव्यूल सीड होते, कवर्ड विद फ्रूट वाले सीड होते हैं। साथ में जिम्नोस्पर्म के अंदर भी वेल डेवलप्ड स्ट्रक्चर होती हैं और एंजियोस्पर्म के पास तो फ्लावर ही होते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए। तो फिनेरोगेम्स क्या होंगे? ऐसे प्लांट्स होंगे जो कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के लिए उनके पास वेल डेवलप्ड सेक्सुअल स्ट्रक्चर्स होते हैं। यानी बी को हम मैच कर सकते हैं थर्ड से। इसके बाद हेट्रोब्लास्टिक क्या होता है? हेट्रोब्लास्टिक का मतलब है कि अगर किसी भी प्लांट के पार्ट की बात की जाए तो अगर वो अपनी मॉर्फोलॉजी को चेंज कर रहा है अपने डेवलपमेंट के दौरान तो उसको हेट्रोब्लास्टिक बोलते हैं। जैसे कि देखिए मॉर्फोलॉजिकल चेंज दैट टेक प्लेस विद प्लांट डेवलपमेंट, यानी पहले वो अलग दिखता था लेकिन जैसे उसने डेवलपमेंट किया तो डेवलपमेंट के बाद वो बिल्कुल ही अलग दिखाई दे रहा है, तो उसको हेट्रोब्लास्टिक बोलते हैं। यानी कि ए का हो जाएगा सेकंड। हर्मेफ्रोडाइट क्या होते हैं? हर्मेफ्रोडाइट ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास मेल और फीमेल सेक्स एक ही फ्लावर में प्रेजेंट होते हैं। इनको हम बाइसेक्सुअल फ्लावर भी या फिर मोनोशियस फ्लावर भी बोल सकते हैं। अगेन उनको हर्मेफ्रोडाइट भी बोलते हैं। तो डी को हम मैच कर सकते हैं फोर्थ के साथ। बाद में बचा है हेमिक्रिप्टोफाइट्स। हेमिक्रिप्टोफाइट्स क्या होते हैं? द प्लांट दैट डाइज बैक टू नियर ग्राउंड लेवल एट द ऑनसेट ऑफ अनफेवरेबल सीजन। यानी कि अगर ऐसी कंडीशन आ गई है जो कि प्लांट के लिए फेवरेबल नहीं है तो वो अपने आसपास जो ग्राउंड होता है उसी में ही डाइज हो जाते हैं। उसके बाद जैसे ही कंडीशन ठीक होती है वो फिर से ग्रो कर जाते हैं, तो उनको बोलते हैं हेमिक्रिप्टोफाइट। यानी ए का सेकेंड है और बी का थर्ड है। ए का सेकेंड है, बी का थर्ड है, सी का वन है और डी का फोर्थ है। आंसर विल बी फोर्थ। बेहद ही आसान सा ये क्वेश्चन था। यस, नेक्स्ट क्वेश्चन है IDA 625. The following is the life table of a natural population of a small annual succulent where X is its life phase, LX is its survivorship and till that stage and DX is its age specific mortality. Which of the following options from the above life phase show the lowest age specific mortality rate? यानी कि ये क्वेश्चन आया है लाइफ टेबल से। आपको लाइफ टेबल दी गई है और किसी प्लांट का पूरा लाइफ फेज आपको एक्स में डिफाइन किया है। यानी कि उस प्लांट के लाइफ में कौन कौन से फेज आते हैं, जैसे कि पहले सीड फॉर्म होगा, फिर अवेलेबल होगा, जर्मिनेट होगा, एस्टेब्लिश होगा, रोजेट होगा और फिर मैच्योर इंडिविजुअल बन जाएगा। एलएक्स में आपको दिया जाता है कि उनका सर्वाइवरशिप कितना है और डीएक्स में दिया जाता है कि किस एज में आकर के उनकी डेथ होती है। अब आपको फाइंड आउट करना है क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कि इन चारों फेज में से कौन सी फेज ऐसी है जो सबसे लोएस्ट एज स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट को शो करती है। वो कैसे आप फाइंड आउट कर सकते हैं? यहाँ पर इसको निकालने का तरीका होता है dx/lx। इस तरीके से आप फाइंड आउट करेंगे रेशियो को। जो भी सबसे लोएस्ट आएगा वो ही इंडिकेट करेगा लोएस्ट एज ऑफ स्पेसिफिक मोर्टेलिटी रेट। तो बस आपको सभी के लिए dx/lx रख के देखना है, सभी के लिए नहीं करना है, केवल इन चारों के लिए करके देखना है। जिसमें भी सबसे कम आएगा वो ही
सब हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले आप यहाँ से जो डेसिमल पॉइंट है उनको रिमूव कर सकते हैं ताकि थोड़ा कैलकुलेशन इजी हो जाए। तो रिमूव करने के लिए आप क्या करेंगे, सभी को पूरे फैक्टर को आप 1000 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट के लिए करके देख लेते हैं। सो 1.000 है, मल्टीप्लाई करेंगे 1000 से, डिवाइड जब पॉइंट हटेगा तो नीचे भी 1000 आएगा, कैंसिल आउट होकर के ये आ जाएगा 1000। ऐसे जब आप सबके लिए करेंगे तो अलग वैल्यूज निकल के आएंगी। जैसे फर्स्ट के लिए ये 1000 हो जाएगी, सेकंड के लिए 840, 210, 33, 24 एंड 14। अगर ऐसे ही dx को सोल्व करेंगे तो अगेन 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यहाँ पर कुछ 160 आएगा, यहाँ 630 आएगा, 170 आएगा, 9 आएगा, 10 एंड 14। तो अगर सीड के लिए निकाल के देखेंगे तो सीड के लिए क्या आ जाएगा, dx अपॉन lx। dx कितना है 160 है और lx कितना है 1000 है, तो ये इस तरीके से आएगा 1.6। ऐसे ही आप जर्मिनेटर के लिए निकालेंगे, एस्टैब्लिश के लिए निकालेंगे और रोजेट के लिए। जब आप उनको निकाल के देखेंगे तो आंसर कुछ ऐसे आएगा, यानी सीड के लिए 0.16, जर्मिनेटेड के लिए 0.18, 0.2, 0.4। तो आप देख सकते हैं इन चारों में सबसे लोवेस्ट जो आया है वो सीड के लिए आया है, सीड प्रोडक्शन के लिए आया है। तो यही हमारा फिर यहाँ आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो आंसर विल बी फर्स्ट। ऐसे क्वेश्चन को इस तरीके से सॉल्व किया जाता है। पहले भी यहाँ से क्वेश्चन आए हैं, लाइफ टेबल से क्वेश्चन आए हुए हैं, तो मेक श्योर आप इस तरीके को भी याद रखें। चलिए आगे देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आईडी है 26 और बेहद ही आसान सा क्वेश्चन है। आपसे पूछा है कौन सा ग्राफ डिपिक्ट करता है अबाउट द ग्रोथ ऑफ लॉजिस्टिक पॉपुलेशन, मतलब अगर कोई पॉपुलेशन है वो लॉजिस्टिक ग्रोथ कर्व को शो कर रही है, तो कौन सा कर्व यहाँ इस तरीके से दिखाई देता है। तो आपने पढ़ा होगा एक एक्सपोनेंशियल ग्रोथ होती है, एक लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है। जो लॉजिस्टिक ग्रोथ होती है उसका ग्राफ अगर हम dn/dt लेते हैं, यानी कि जो पॉपुलेशन चेंज हो रही है पर टाइम, उसको हम प्लॉट करते हैं अगेंस्ट द नंबर ऑफ या फिर डेंसिटी ऑफ द पॉपुलेशन, तो कुछ हमें ऐसा ग्राफ देखने को मिलता है, तो कि बेल शेप मिलता है। और बिल्कुल उसके मिड पर यहाँ k/2 होता है, यानी कि जो कैरिंग कैपेसिटी है उसका हाफ, और ये वो पॉइंट होता है जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। तो ऐसा ग्राफ हमें लॉजिस्टिक जो ग्रोथ होती है उसमें देखने को मिलता है। तो आंसर अपना यहाँ पर थर्ड हो जाएगा, यानी dn/dt अगेंस्ट द डेंसिटी यानी कि n, और ये जो मिड वाला पॉइंट है ये k/2 यानी कि कैरिंग कैपेसिटी का हाफ, जहां पर मैक्सिमम ग्रोथ देखने को मिलती है। बाकी सारे जो ग्राफ हैं ये गलत हैं, बी थर्ड अपना आंसर हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन आईडी है 627, ये भी बहुत आसान क्वेश्चन है। द थ्योरी ऑफ आइलैंड बायोजियोग्राफी हैज सिंथेसाइज्ड इनटू थ्योरी द फॉलोइंग कॉन्सेप्ट एक्सेप्ट। जो हम आइलैंड बायोजियोग्राफी पढ़ते हैं, जिसमें हम देखते हैं कि एक मेन लैंड होता है, एक उसका जो आइलैंड होता है, उन दोनों के बीच में जो कनेक्शन होता है उसको हम देखते हैं कि उसमें जो कॉलोनाइजेशन है या फिर जो एक्सटिंक्शन है वो किस किस चीज़ों पर डिपेंड करता है। तो आइलैंड बायोजियोग्राफी में इन चारों में से 3 फैक्टर तो हम पढ़ते हैं जिसके बिहार पर हम चीज़ें देखते हैं, लेकिन एक ऐसा फैक्टर है जो कि इस थ्योरी के अंदर इस्तेमाल नहीं किया जाता। तो देखो यहाँ हमने कभी भी स्पेशिएशन के बारे में नहीं पढ़ा है, इसका मतलब होता है फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्पीसीज। तो आइलैंड बायोजियोग्राफी का स्पेशिएशन से कोई मतलब नहीं है। वो हमें कंपटीशन के बारे में बताता है, इमिग्रेशन के बारे में बताता है और इक्विलिब्रियम के बारे में बताता है, लेकिन स्पेशिएशन के बारे में नहीं बताता। सो आंसर अपना डी हो जाएगा। बहुत ही आसान ये क्वेश्चन था। आगे देखिए क्वेश्चन आईडी है 628, ये भी आसान है। देखो इसमें लिखा है द फिगर बिलो रिप्रेजेंट्स द फंडामेंटल एंड रियलाइज्ड नीश ऑफ 2 स्पीसीज which one of the following options correctly identifies the fundamental niche and realized niche of any one of the species। तो इसको मैं एक एग्जाम्पल से तुम्हें समझाती हूँ। मानिएगा ये हमारा घर है और ये वो रूम है जहां मैं लगभग अपना टाइम बिताती हूँ, यानी कि इस कमरे में ये पूरा मेरा घर है। तो ये पूरा घर होता है हैबिटेट, और ये रूम जहां मैं मोस्टली रहती हूँ और अपना काम करती हूँ ये मेरा नीश हो जाएगा। ठीक है, अब नीश में भी 2 कॉन्सेप्ट आ जाते हैं, एक रियलाइज्ड नीश और एक होता है फंडामेंटल नीश। यानी ये पूरा कमरा मेरा नीश है, लेकिन इस कमरे में भी एक ऐसी पर्टिकुलर जगह है जहां पर मैं सबसे ज़्यादा रहती हूँ। जैसे कि मानिए पूरा घर मेरा हैबिटेट है, ये रूम मेरा नीश है,
और इस रूम में भी ये वाली जो डेस्क है ये ऐसी है जहाँ मैं सबसे ज़्यादा रहती हूँ, यहाँ मेरा लैपटॉप रखा है, यहीं पर मैं काम करती हूँ। तो एक तरीके से ये पूरा मेरा नीश है, लेकिन जहाँ मैं एक्चुअली काम कर रही हूँ वो मेरा रिलाइज नीश होगा, और बाकी ये जो पूरा पार्ट है फंडामेंटल नीश हो जाता है। ठीक है, तो ये पूरा फंडामेंटल नीश हो जाएगा और ये मेरा रिलाइज नीश हो जाएगा। ठीक है, तो एक बार देखिएगा इसके बारे में क्या बातें लिखी हैं। आपको ये ग्राफ दिया हुआ है और आपको बताना है कौन सा इसमें फंडामेंटल नीश है और कौन सा इसमें रिलाइज नीश है। तो ये P दिया है आपको, Q दिया है, R दिया है। तो यहाँ आप देख सकते हैं, ओके, ये P है और ये Q है और ये नो ये P है, ये R है और ये Q है। आप देख सकते हैं ये पूरा एरिया जो इंक्लूड किया गया है ये वो पूरा एरिया है जिसको हम फंडामेंटल नीश बोल सकते हैं। जबकि अगर मैं P और Q की R की बात करती हूँ, इनका एक स्पेसिफिक एरिया है। अगर मानो R कोई स्पीसीज है तो वो केवल यहाँ आपको देखने को मिलेगी, जो P है वो केवल यहाँ देखने को मिलेगी, लेकिन Q एक ऐसा एरिया है जो कि दोनों को ओवरलैप कर रहा है। तो Q फंडामेंटल नीश हो जाएगा, P एंड R रिलाइज नीश हो जाएंगे। चलिए तो मैच कर लेते हैं। P फंडामेंटल नीश नहीं है, गलत। Q फंडामेंटल नीश है और P रिलाइज नीश है, ये बात सही है। फंडामेंटल नीश P है, नहीं। फंडामेंटल नीश R है, नहीं। तो आंसर अपना B हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईडी है 629 और क्वेश्चन आईडी 629 यहाँ आपसे पूछा है कौन सा स्टेटमेंट सही है। बेसिकली यहाँ आपको बताना है कि कौन से कम्युनिटी के अंदर जो आपको P और Q दिया हुआ है, यहाँ स्पीसीज बताई हैं, यहाँ कम्युनिटी का नाम बताया है। आपसे पूछा है कि किसके अंदर डाइवर्सिटी हाइयर है। अगेन अगर आपको डाइवर्सिटी फाइंड आउट करनी है किसी भी एरिया की, किसी भी कम्युनिटी की, तो वहाँ दो फैक्टर को हम देखते हैं। सो स्पीसीज डाइवर्सिटी के लिए दो फैक्टर देखे जाते हैं। सबसे पहले स्पीसीज का रिचनेस, आफ्टर दैट स्पीसीज का इवननेस। रिचनेस यानी कि कितने नंबर ऑफ स्पीसीज हैं। अगर आप देखेंगे P में, सो P में भी स्पीसीज का नंबर कितना है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। और Q की अगर बात करते हैं तो Q में भी 10 ही है, यानी दोनों कम्युनिटी का जो स्पीसीज रिचनेस है वो कितना है, 10 है। तो इस बिहाफ पर तो हम नहीं बता पाएंगे कि कौन ज्यादा डाइवर्सिटी को होल्ड कर रहा है। फिर बात आती है स्पीसीज इवननेस की। इवननेस का मतलब ही होता है कि इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ द स्पीसीज। हमने यहाँ कह तो दिया है कि 10-10 स्पीसीज हैं, लेकिन एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन कौन से कम्युनिटी में है या कौन से एरिया में है, वही हाईली डाइवर्स होगा। जैसे देखिए एग्जांपल, अगर मैं P की बात कर रही हूँ तो P में जो स्पीसीज A है वो 59 नंबर में है, जबकि अगर बात की जाए G की तो वो केवल 2 है। तो यहाँ एक तरीके से इक्वल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है, यानी एक स्पीसीज तो हाई नंबर में है और जो सेकंड कोई दूसरी स्पीसीज है वो बहुत ही कम नंबर में है। सो दिस इज नॉट अ इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन। अगर बात करें Q की, तो Q में भी लगभग हम देखेंगे कि वेरिएशन तो है, क्योंकि देखो G यहाँ केवल 1 है और बाकी ये 21 है, लेकिन फिर भी अगर बाकी सबको देखा जाए तो एक तरीके से एज कंपेयर टू P कम्युनिटी यहाँ पर जो इक्वली डिस्ट्रीब्यूशन है वो थोड़ा ज़्यादा है। आप देख सकते हैं 21 है, 20 है, 23 है, फिर 12 है, 19 है। तो एक तरीके से लगभग सभी का नंबर सेम है। बट अगर P में आप देखेंगे तो कोई 59 है, कोई 44 है, कोई 20 है, इस तरीके से कोई 30 है। लेकिन यहाँ पाएंगे कि लगभग सभी स्पीसीज का नंबर कुछ हद तक सेम रह रहा है। तो इवननेस की अगर बात की जाए तो वो Q की ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर स्पीसीज रिचनेस तो दोनों की बराबर है, बट इवननेस किसका ज़्यादा है, उसी की डाइवर्सिटी ज़्यादा हो जाएगी। तो यहाँ पर Q इज मोर डाइवर्स एज कंपेयर टू P। अब देखो यहाँ किस पॉइंट में ऐसा दिया है, कम्युनिटी Q हैज़ हाइयर स्पीसीज डाइवर्सिटी एज कंपेयर टू P। यही हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन आईडी है 630। You are sampling the birds in a forest community to determine the species diversity of birds in this region. How would you assess the sampling effort to ensure that you have obtained a reasonable estimate of the diversity in the region? यानी आप किसी भी फॉरेस्ट में हैं और उस फॉरेस्ट में आप
बर्ड की जो डाइवर्सिटी है उसको डिटरमाइन करने के लिए आए हैं। तो आप किस तरीके से एसेस करेंगे कि जो सैम्पलिंग एफर्ट हुआ है वो इंश्योर करने के लिए कि आपने जो डाइवर्सिटी है उसको फाइंड आउट कर लिया है। मतलब अगर ऐसे है कि कोई भी एरिया है उसमें कहा जाता है कि इस एरिया में स्पीसीज, किसी भी पर्टिकुलर स्पीसीज की इतनी डाइवर्सिटी है। मैं अगर कह दूं कि ठीक है एक फॉरेस्ट है और उस फॉरेस्ट में बर्ड की जो डाइवर्सिटी है वो इतनी है, अब आप जा रहे हैं उस चीज को इंश्योर करने के लिए, ये देखने के लिए क्या वाकई में इतनी डाइवर्सिटी है या नहीं है। तो इसी बिहाफ पर एक क्वेश्चन आया हुआ है। वो किस बिहाफ पर आप देख पाएंगे? बेस्ड ऑन द स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व। वो आप कैसे देखेंगे? कर्व के बिहाफ पर। ये कर्व कैसे बनता है? जैसे मानो कि बर्ड के बारे में आप देख रहे हैं, तो ऐसा नहीं कि आप आराम से बैठ गए हैं और बर्ड खुद आपके पास आएंगी कि साहब मेरा भी नाम लिख लो, मैं भी यहाँ रहती हूँ। फिर दूसरी बर्ड आएगी कि साहब मेरा भी नाम लिखो, मैं भी यहाँ रहती हूँ। ऐसा तो नहीं होगा ना, आपको खुद चल के जाना पड़ेगा। तो जैसे जैसे आप चलते रहेंगे आपको मिलता रहेगा, तो आप लिखते रहेंगे इस पॉइंट पर ऐसे, इस पॉइंट पर ऐसे। तो ये जो कर्व आपको फाइनली मिलता है इसी को एक्यूमुलेशन कर्व बोलते हैं। तो जैसे आप चलते रहते हैं, आपने फाइंड आउट किया, आप इसको मार्क करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मार्क करेंगे, फिर आगे बढ़ेंगे, फिर मार्क करेंगे। तो एक कर्व जो फॉर्म होता है उसको एक्यूमुलेशन कर्व बोलते हैं और उसी के बिहाफ पर आप चीजों को फाइंड आउट करते हो। ठीक है, तो देखो इन इकोलॉजी द स्पीसीज डिस्कवरी कर्व भी बोलते हैं उसको, उसी को ही हम स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व भी बोलते हैं और उसी को ही हम कलेक्टर कर्व भी बोलते हैं। इज अ ग्राफ रिकॉर्डिंग, ये एक ऐसा ग्राफ होता है जो रिकॉर्ड करता है क्यूमुलेटिव नंबर ऑफ स्पीसीज ऑफ लिविंग थिंग्स रिकॉर्डेड इन अ पर्टिकुलर इन्वायरमेंट एज अ फंक्शन ऑफ क्यूमुलेटिव एफर्ट एक्सपेंडेड सर्चिंग फॉर देम। मतलब उनको सर्च करने के लिए जो स्टेप्स लिए गए हैं उसके बिहाफ पर जो कर्व बना है उसी से ही आप देखते हैं, पता करते हैं। तो यहाँ पर इस चीज को करने के लिए अपना फर्स्ट आंसर ही सही हो जाएगा कि बेस्ड ऑन द स्पीसीज एक्यूमुलेशन कर्व। सो आंसर विल बी ए। बाकी ये जो लिखा है सी एंड डी, इनके बारे में ये आपका होमवर्क है, आपको फाइंड आउट करना है कि इनमें हम किन चीजों को फाइंड आउट करते हैं। ठीक है, सारे क्वेश्चन हमने डिस्कस कर लिए हैं जो भी इस पेपर में आए हुए हैं। अभी इस क्लास के बाद हमने इकोलॉजी की अगर बात करें तो जून 2023 शिफ्ट 1 के क्वेश्चन कर लिए हैं और शिफ्ट 2 के भी कर लिए हैं। चलिए तो फिर मिलते हैं अगली क्लास में। कोई डाउट अगर है तो आप कमेंट करके मुझसे पूछ सकते हैं। चलिए मिलते हैं अगली वीडियो में नए क्वेश्चंस के साथ में। टिल देन बाय बाय, टेक केयर एवरीवन।